हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गुलफ्चा और आप सभी देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल चैनल द लर्नर्स कम्युनिटी DUSL। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी स्टडी कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, हम लोग सेमेस्टर 1 की जो हमारी एजुकेशन की बुक है, इसके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं। और ये जो एजुकेशन है, इसका नाम है समकालीन भारत में शिक्षा। देखिए, इसके हम सभी चैप्टर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अभी हम लोग रिसेंटली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैं ऑलरेडी 3 वीडियोस प्रोवाइड करवा चुकी हूँ। अगर आपने वो 3 वीडियोस नहीं देखी हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो आप जाकर उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड अगर आपने चैप्टर्स भी नहीं देखे हैं तो आप चैप्टर्स भी देख सकते हैं। आपको चैप्टर्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए, आगे के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे अब हम उन्हें कवर करेंगे। जो हमने जहाँ तक हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था, अब हम उससे आगे के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रह जाते हैं उन्हें कवर करते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है शिक्षा का अधिकार अधिनियम शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार सहायक है। यानी जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है वो जो शिक्षा के लक्ष्य हैं उनको किस तरह से प्राप्त करने में मदद करता है। देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम को ही राइट टू एजुकेशन एक्ट के नाम से जाना जाता है। राइट टू एजुकेशन एक्ट आपने सुना ही होगा। एंड अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है तो अच्छे से मैंने इसे पूरा ही डिफाइन किया था, तो आपको पता भी होगा। देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम जिसमें जिसे कि संक्षेप में यानी छोटे रूप में RTI यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट कहा जाता है के नाम से जाना जाता है, 2019 में भारत सरकार द्वारा लागू किया गया था। और ये जो है ये 2019 में लागू किया गया था। इस अधिनियम का उद्देश्य प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का अधिकार देना था। यह अधिनियम 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य करता है। यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे। इस अधिनियम के माध्यम से शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई है। यानी राइट टू एजुकेशन जो है वो 2009 में आया था और इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी गई थी। अब इसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें लिखी गई थी। अब देखिए, ये जो चीज़ है ये आप भूमिका या फिर प्रस्तावना के अंतर्गत लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम स्टार्टिंग करेंगे इस क्वेश्चन की। यानी शिक्षा के अधिकार अधिनियम के जो मुख्य बिंदु हैं, ये क्या क्या इसमें रखा गया है, अब हम उसको जानने का प्रयास करेंगे। पहला आप लिख सकते हैं निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। यानी निःशुल्क का मतलब होता है फ्री और अनिवार्य मतलब जरूरी। जो भी 6 से 14 वर्ष के बच्चे होते हैं उन्हें सरकारी स्कूलों में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं स्कूलों की जिम्मेदारी। यानी जो स्कूल होते हैं उनकी जिम्मेदारी सौंपी गई कि सभी को, नीची जाति हो या फिर उच्च जाति हो, सभी को समान रखना और इस अधिनियम के अंतर्गत सभी को समान रख के गुणवत्ता वाली शिक्षा देने का प्रयास किया गया। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं शिक्षा के बुनियादी ढांचे का विकास। यानी जो हमारा यानी जो हमारी शिक्षा होती है उसका जो बुनियादी ढांचा होता है उसका विकास किया गया। क्लासरूम, शौचालय, पीने के पानी की सुविधा और खेल के मैदान और जो हमारी लैब वगैरह होती हैं उनके निर्माण की बात की गई थी। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं शिक्षकों की गुणवत्ता। यानी जो टीचर्स होते हैं उनकी भी गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए स्कूलों में। ऐसा नहीं है कि शिक्षक जो है, टीचर्स जो हैं, उन्हें ही कुछ नहीं आता। अब अगर टीचर्स को ही कुछ नहीं आएगा तो वो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। और इसीलिए शिक्षकों की जो गुणवत्ता है उस पर ध्यान दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं बच्चों के अधिकारों का संरक्षण। यानी जो बच्चे होते हैं उनके जो अधिकार होते हैं उनके संरक्षण की बात की गई, ताकि उन्हें शारीरिक दंड या मानसिक दंड से सुरक्षित किया जा सके, उन्हें सभी चीज़ों से बचाया जा सके। यह बच्चों के मानसिक और शारीरिक जो विकास होता है उसको बढ़ाने का भी प्रयास करता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने में RTI अधिनियम की भूमिका।
यानी जो शिक्षा के अभी मैंने लक्ष्य बताए, अब उसको प्राप्त करने के लिए आरटीआई की क्या भूमिका है। तो पहला आप लिख सकते हैं समानता और समावेशन। यानी जो आरटीआई है अधिनियम, यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है वो सभी में समानता और समावेशन को बढ़ाने का प्रयास करता है। और इस अधिनियम के अंदर जो गरीब और पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं उनको शिक्षित करने का काम किया जाता है, सभी को बराबर लाने का और सामाजिक असमानता को कम करने का प्रयास और सामाजिक असमानताओं को कम करने का प्रयास किया जाता है, समानताओं को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं शिक्षा की गुणवत्ता। यानी जो शिक्षा होती है उसकी गुणवत्ता में सुधार होना चाहिए, शैक्षणिक सामग्री अच्छी होनी चाहिए, बुनियादी ढांचे में सुधार होना चाहिए, शिक्षक की जो गुणवत्ता होती है उसमें सुधार होना चाहिए, और जितने भी बच्चों को सुविधा मिलती है वो अच्छी सुविधा होनी चाहिए ताकि वो आगे बढ़ सकें। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं शिक्षा तक पहुंच। इस अधिनियम के माध्यम से जितने भी बच्चे होते हैं उन सभी की पहुंच को बढ़ाया जाता है। यानी सरकारी स्कूलों में ऐसी सुविधाएं दी जाती हैं ताकि कोई भी बच्चा आके जो बुनियादी शिक्षा है वो ग्रहण कर सके। सुविधाएं नहीं होने के सुविधाएं दी जाती हैं और बच्चों की जो अच्छी शिक्षा होती है उसको बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं बाल श्रम और अन्य बाधाओं का उन्मूलन। यानी जो बाल श्रम हो गया, बाल विवाह हो गया और अन्य जो सामाजिक कुरीतियां होती हैं, कुप्रथाएं हैं, उन्हें बंद करने का प्रयास करते हैं और इन्हें शिक्षित करने का प्रयास करते हैं ताकि जो बच्चे हैं वो बच्चों वाली उम्र में स्कूल जाए, ऐसा ना हो उनके साथ बाल विवाह जैसी कंडीशन हो रही है। तो इन सबको रोकने का भी कार्य करता है आरटीआई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे आप इसमें लिख सकते हैं समाज में जागरूकता का प्रसार। यानी जो आरटीआई है वो समाज में जागरूकता जो होती है उसको भी फैलाने का काम करता है, क्योंकि जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे तो वो बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। आरटीआई जो है वो माता पिता और जो अभिभावक होते हैं उनको जागरूक करने का भी कार्य करता है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं लिंग समानता को बढ़ावा। यानी जो आरटीआई है वो लिंग भेदभाव को नहीं बढ़ावा देता, वो लिंग समानताओं को बढ़ावा देता है। लड़कियों को और जो लड़के होते हैं सभी को एक समान रखकर शिक्षा देने का और लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता इसके अंदर। और जो समाज है उसमें महिलाओं की स्थिति को सुधारने पर बल दिया जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे इसका निष्कर्ष। क्या आप इसका निष्कर्ष किस तरह से लिख सकते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत में शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहलू है। जैसे कि अभी हमने देखा, इस अधिनियम के माध्यम से समाज में प्रत्येक बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार सुनिश्चित किया जाता है। यानी सभी बच्चों को एक समान शिक्षा लेने का अधिकार दिया जाता है इसके अंतर्गत। इसके माध्यम से न केवल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हुआ बल्कि शिक्षा तक पहुंच भी व्यापक हुई। आरटीआई अधिनियम ने शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह भविष्य में भी भारतीय समाज के विकास और उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आई होप आपको निष्कर्ष भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत सिंपल है। अब हम देखेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा क्षेत्रीय विषमता क्या है, इसके कारणों की व्याख्या कीजिए और परिभाषित कीजिए कि यह शिक्षा के विकास में एक चुनौती के रूप में कैसे उभरती है। यानी आपको बताना है क्षेत्रीय विषमता क्या होती है और इसके क्या कारण होते हैं और ये किस तरह से जो शिक्षा होती है उसमें एक चुनौती का काम करता है। चलिए अब हम देख लेते हैं क्षेत्रीय विषमता को कि क्षेत्रीय विषमता क्या होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्षेत्रीय विषमता जो है इसके कारण और शिक्षा में इसकी क्या क्या चुनौती होती हैं। तो पहले हम देखेंगे क्षेत्रीय विषमता क्या है। क्षेत्रीय विषमता का तात्पर्य भौगोलिक क्षेत्र के बीच आर्थिक, सामाजिक और क्षेत्रीय और शैक्षिक असमानताओं से है। यह असमानताएं विभिन्न क्षेत्र में संसाधन, अवसर और विकास के स्तरों से भिन्नता के कारण उत्पन्न होती हैं। क्षेत्रीय विषमता एक महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक समस्या है जो समाज के सक्रिय विकास में बाधा बनती है। यानी जो क्षेत्रीय विषमता होती है वो पर्टिकुलर एक क्षेत्र की होती है और अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग होती है, और वो हमारे आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक असमानताओं के कारण उत्पन्न होती है, जिसकी वजह से हमारा जो संसाधन होती है, अवसर होते हैं, विकास होता है, विकास का जो स्तर होता है उसमें सभी में ये प्रभाव डालती हुई हमें दिखाई देती है। ठीक है, अब हम देखेंगे क्षेत्रीय विषमता के कारण कि जो क्षेत्रीय विषमता है वो आखिर क्यों होती है। ठीक है, तो क्षेत्रीय विषमता के एक कारण होता है भौगोलिक कारण। भौगोलिक कारण के अंतर्गत आप लिख सकते हैं प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता। यानी जहाँ प्राकृतिक संसाधन मिलते हैं वहाँ तो बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में होते हैं, लेकिन कहीं कहीं तो ऐसा है कि प्राकृतिक संसाधन है ही नहीं, तो वहाँ की जो गुणवत्ता होती है वो बहुत ज़्यादा निम्न हो जाती है, या वहाँ पर नहीं मिलने की वजह से उनका जो विकास है वो रुक जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं
परिवहन और संचार के साधन, यानी देखिए जहाँ परिवहन और संचार के साधन होते हैं वहाँ विकास होता है, लेकिन जहाँ परिवहन और संचार के साधन नहीं होते तो वहाँ जो विकास होता है वो नहीं हो पाता। जैसे कि दूर दराज के क्षेत्र हो गए, वहाँ विकास की जो कमी है वो हम देख सकते हैं। नेक्स्ट कारण आप इसमें लिख सकते हैं आर्थिक कारण। आर्थिक कारण के अंतर्गत पहला आप लिख सकते हैं औद्योगिकरण। औद्योगिकरण जिस क्षेत्रों में होते हैं, यानी जहाँ औद्योगिकरण, जहाँ उद्योग लगाए जाते हैं वहाँ तो बहुत ज़्यादा रोजगार होता है, बहुत अधिक रोजगार की मात्रा होती है, लेकिन जहाँ नहीं होते वहाँ सिर्फ कृषि प्रधान लोग होते हैं और औद्योगिकरण से वो वंचित रहते हैं और आर्थिक समस्याओं का सामना भी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं निवेश और अवसंरचना। सरकार और निजी क्षेत्रों द्वारा निवेश और बुनियादी ढांचे के विकास में असमानताएं भी क्षेत्रीय विषमता को बढ़ाती है। यानी जो सरकार है या फिर निजी क्षेत्र जो बुनियादी ढांचे बनाती हैं उसमें भी हम असमानता को देख सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो क्षेत्र होता है वो पिछड़ जाता है दूसरे क्षेत्र से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट कारण आप लिख सकते हैं सामाजिक कारण। सामाजिक कारण के अंतर्गत पहला आप लिख सकते हैं शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में असमानताएं। ये शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में भी असमानताएं पैदा करती है, क्योंकि जिस क्षेत्रों में विकास होता है वहाँ की जो शिक्षा होती है और स्वास्थ्य होता है वो अच्छा होता है, पर जो दूर दराज के इलाके होते हैं वहाँ की ना तो स्वास्थ्य अच्छा होता है ना ही वहाँ शिक्षा अच्छी मिल पाती है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं आधुनिकता और परंपराओं का प्रभाव। यानी जहाँ के क्षेत्र विकसित है वहाँ आधुनिकता का प्रभाव देखा जा सकता है, और जहाँ के जो क्षेत्र पीछे हैं वहाँ परंपराओं और सामाजिक जो समानता है और जो कुरीतियाँ हैं उनको देखा जाता है, जिसकी वजह से किसी भी क्षेत्र का जो विकास होता है वो धीमा हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण कौन कौन से होते हैं, पहला आप लिख सकते हैं नीतिगत असमानताएं। यानी जो सरकार द्वारा नीतियां और आयोग बनाए जाते हैं उसमें असमानताओं के कारण भी हम कुछ क्षेत्रों को पीछे होते हुए देख सकते हैं। यानी जो योजनाएं बनाई जाती हैं उनका लाभ हर किसी क्षेत्र को नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से भी क्षेत्र जो है वो पीछे रह जाते हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं राजनीतिक प्रभाव और शक्ति का केंद्रीकरण। यानी जो राजनीतिक प्रभाव होता है उसकी वजह से भी हम देख सकते हैं जो शक्ति होती है उसका केंद्रीकरण हो जाता है, जिसकी वजह से जो संसाधन होते हैं वो एक ही स्थान पर रह जाते हैं और जो अन्य क्षेत्र होते हैं उनका विकास धीमा हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे शिक्षा के विकास में क्षेत्रीय असमानताओं की चुनौतियां। यानी जो शिक्षा होती है उसके विकास में किस तरह से क्षेत्रीय असमानताएं एक चुनौती के रूप में है। तो पहला आप लिख सकते हैं क्षेत्रीय संस्थाओं की असमान उपलब्धता। यानी जो क्षेत्रीय संस्थाएं होती हैं उनकी जो उपलब्धता है वो असमान होती है, वो सभी के समान नहीं हो पाती। जैसे कि अगर हम कहें ग्रामीण हो गए या दूर दराज के ऐसे क्षेत्र हो गए जहाँ बहुत ज़्यादा मुश्किल है पहुँचना, तो वहाँ का जो विकास है या ये कहें वहाँ की जो शिक्षा है वो कम होती है या बहुत लो लेवल की देखी जा सकती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे आप इसमें लिख सकते हैं शिक्षकों की कमी। यानी जहाँ पर विकास होता है, जहाँ अच्छी सुविधाएं हैं वहाँ तो सभी टीचर्स मिल जाते हैं इजीली, लेकिन जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र हो गए या दूर दराज के क्षेत्र हो गए वहाँ पर सभी जो शिक्षक होते हैं वो नहीं हो पाते, जिसकी वजह से वहाँ की जो शिक्षा होती है उसकी गुणवत्ता में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं शैक्षिक अवसंरचना की कमी। क्षेत्रीय विषमता के कारण कुछ क्षेत्रों में स्कूलों की आधारभूत संरचना जैसे कि क्लासरूम, लैब, लाइब्रेरी और शौचालय की सुविधा नहीं होती। यानी देखिए कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहाँ पर जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो भी नहीं हो पाती स्कूलों में, जैसे कि लाइब्रेरी हो गई या फिर शौचालय हो गया या फिर लैब हो गया, ऐसी चीज़ें भी नहीं उपलब्ध हो पाती जिसकी वजह से उनका विकास नहीं हो पाता। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे आप इसमें लिख सकते हैं आर्थिक असमानता और शिक्षा। यानी आर्थिक असमानता और शिक्षा भी प्रभावित करता है, क्योंकि आर्थिक रूप से जो पिछड़े क्षेत्र हैं वो बच्चों को सही तरीके से शिक्षा या सही तरीके से सारी चीज़ें प्रोवाइड नहीं करवाते, जिसकी वजह से उनकी जो शिक्षा होती है वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाती है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं तकनीकी और डिजिटल विभाजन। यानी जो दूर दराज के क्षेत्र होते हैं वहाँ के बच्चों को आपने देखा होगा कि तकनीकी जो चीज़ें होती हैं उनका यूज़ करना उन्हें नहीं आता, जो डिजिटल चीज़ें हैं उनका उपकरणों का यूज़ करना नहीं आता, जिसकी वजह से वो बच्चे जो हैं शहरी बच्चों से पीछे रह जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे क्षेत्रीय नीतियों की असमानताएं। यानी जो क्षेत्रीय नीतियां बनाई जाती हैं उसमें भी हम असमानताएं देख सकते हैं, क्योंकि अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग नीतियां बनाई जाती हैं और कुछ नीतियां जो होती हैं वो सफलतापूर्वक कार्य करती हैं और कुछ जो होती हैं वो बिगड़ जाती हैं, जिसकी वजह से असमानताएं देखी जा सकती हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे इसका निष्कर्ष, कि आप इसके निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं।
हैं। क्षेत्रीय विषमताएं भारतीय समाज के समग्र विकास के लिए एक गंभीर चुनौती है। शिक्षा के क्षेत्र में इस विषमता का प्रभाव और भी गंभीर है, क्योंकि शिक्षा समाज के विकास और आर्थिक उन्नति का मूल आधार है। क्षेत्रीय विषमता को कम करने के लिए आवश्यक है कि सरकार, समाज और समुदाय मिलकर काम करें और शिक्षा की समानता को बढ़ावा दे। शिक्षा के माध्यम से ही क्षेत्रीय विषमताओं को कम कर सकते हैं और सभी बच्चों को एक समान अवसर प्रदान कर सकते हैं। शिक्षा का समावेशी और समान वितरण ही समाज के समग्र विकास का पथ प्रदर्शन हो सकता है। यानी देखिए, अगर हम क्षेत्रीय विषमता जो है उसको कम करना चाहें तो सरकार को, समाज को और समुदायों को सभी को मिलकर साथ में काम करना है। और देखिए, अगर हम इस चीज़ को कम करना चाहते हैं तो हमें बेसिकली जो शिक्षा है उसको बढ़ाना चाहिए, क्योंकि शिक्षा ही इस सब को बंद कर सकती है और शिक्षा ही हमें एक सही रास्ते पर ले जा सकती है। आई होप आपको निष्कर्ष भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माता पिता और शिक्षक एक लिंग मुक्त समाज कैसे बना सकते हैं, व्याख्या कीजिए। यानी जो हमारे माता पिता होते हैं और जो हमारे टीचर्स होते हैं वो एक लिंग मुक्त समाज किस तरह से बना सकते हैं, इस बारे में आपको बताना है। तो माता पिता और जो शिक्षक होते हैं वो लिंग मुक्त समाज बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किस तरह से, चलिए देखते हैं। लिंग मुक्त समाज की परिभाषा, पहले हम देखेंगे लिंग मुक्त समाज की परिभाषा क्या लिख सकते हैं। तो लिंग मुक्त समाज की परिभाषा आप लिख सकते हैं, लिंग मुक्त समाज वह समाज होता है जहाँ किसी भी व्यक्ति के साथ उसके लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाए। ठीक है, इस समाज में पुरुष और महिलाओं को समान अधिकार, अवसर और समान सम्मान प्राप्त होता है। लिंग आधारित पूर्वग्रह और असमानताओं को समाप्त करना ही लिंग मुक्त समाज का लक्ष्य होता है। आई होप आपको पता चल गया होगा लिंग मुक्त समाज क्या होता है। अब हम देखेंगे लिंग मुक्त समाज में माता पिता की क्या भूमिका होती है। माता पिता अपने बच्चों के जीवन में पहले और सबसे प्रभावी शिक्षक होते हैं, क्योंकि जो बच्चा होता है वो सबसे पहले जो सीखना शुरू करता है वो अपने माता पिता से ही शुरू करता है। वह अपने बच्चों के विचार, दृष्टिकोण और व्यवहार को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लिंग मुक्त समाज की स्थापना माता पिता निम्नलिखित तरीकों से योगदान दे सकते हैं। अब देखिए, जो बच्चा होता है वो सबसे पहले अपने माता पिता से सीखता है। उसके लिए जो विचार होते हैं, जो दृष्टिकोण होता है, उसका जो व्यवहार होता है, वो सब डिसाइड जो होता है ना, वो उसके माता पिता के जो उनका व्यवहार होता है उससे डिसाइड होता है। तो वो किस तरह से एक लिंग मुक्त व्यवहार बना सकते हैं अपने बच्चों के लिए, कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, अब हम उन्हें जानने का प्रयास करेंगे। पहला हमारा लिंग आधारित पूर्वग्रहों का उन्मूलन, यानी माता पिता जो होते हैं वो अपने बच्चों को जो लिंग आधारित चीज़ें होती हैं उनसे बचाएं। जैसे कि आप कुछ उदाहरण के रूप में लिख सकते हैं कि घर का काम जो होता है वो कोई भी कर सकता है, चाहे वो महिला हो या आदमी हो, क्योंकि मोस्टली ये माना जाता है कि महिलाओं की जिम्मेदारी है घर का काम करना, पर ये जो कार्य है ये सबके लिए बराबर है। पुरुष भी कर सकते हैं, स्त्रियां भी कर सकते हैं। तो हमें ये सारी चीज़ें अपने बच्चों को बतानी चाहिए, क्योंकि ये अभी भी आपने देखा होगा कि मोस्टली जो बॉयज़ होते हैं, आप में से भी जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं, मुझे नहीं लगता सब लोग, मतलब मैं ये नहीं कह रही आप सभी ऐसे हो, बट कुछ लोग ऐसे होंगे जो काम करते होंगे, बट मोस्टली ये होगा कि वो लोग घर का काम नहीं करते, क्योंकि उनका मानना है कि घर का काम जो है वो लेडीज़ों का है, औरतें जो हैं या फिर उनकी बहनें जो हैं वो करेंगी। पर ऐसी थोड़ी ना स्टैम्प लग गई है कि हाँ वो काम सिर्फ आपकी घर की जो बहनें हैं या फिर आपकी जो मम्मी हैं वो ही करेंगी। तो घर का काम कोई भी कर सकता है, ये चीज़ें हमें अपने बच्चों के माइंड में डालनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे समान अवसर प्रदान करना, यानी स्त्री हो या पुरुष हो, यानी आपका बेटा हो या बेटी, सभी को समान अवसर दें, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, खेल के, करियर के, किसी भी चीज़ में क्यों ना हो, तो उनके साथ भेदभाव ना हो, सभी को समान अवसर देना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे आप इसमें लिख सकते हैं लिंग निष्पक्ष भाषा का प्रयास, यानी जो ऐसे शब्दों का यूज करना चाहिए जिसमें लिंग के आधार पर भेदभाव ना हो। जैसे कि आपने भी ये वर्ड सुना होगा लड़के रोते नहीं है, लड़कियां ये नहीं कर सकती या लड़कियां वो नहीं कर सकती। अरे क्यों नहीं रो सकते लड़के? लड़कों को रोने में क्या प्रॉब्लम है भाई? अगर कोई लड़का रो लेगा तो कोई प्रॉब्लम हो जाएगी क्या? लड़कियों की तरह रोने लगते हो, ऐसा क्यों बोलते हैं? जरूरी थोड़ी ना है कि मतलब लड़का जो है वो रो नहीं सकता। बिल्कुल नहीं, सबकी अपने अपने इमोशंस होते हैं, सबकी अपनी अपनी फीलिंग्स होती हैं, और रोना कोई गलत बात नहीं होती कि हाँ अगर कोई लड़का रो रहा है तो वो कमज़ोर है। बिल्कुल नहीं,
रोना जो है वो एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है। अगर आप लोग भी ये सोचते हो ना कि रोना जो है वो गलत बात है, या अगर हम किसी के सामने रो लिए तो हम हमारी जो इज़्ज़त है वो थोड़ी-सी कम हो जाएगी, या हमारी जो फीलिंग्स है वो पता नहीं क्या सोचेगा हमारे बारे में, तो ऐसा कुछ नहीं होता। क्योंकि रोना जो होती है वो एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है। अगर आप रो रहे हो दैट मीन्स यू आर अ स्ट्रॉन्ग पर्सन, चाहे आप गर्ल हो या बॉय हो। ज़रूरी नहीं है कि ये जो कहते हैं कि लड़के रोते नहीं हैं, क्यों नहीं रो सकते भाई? उनकी भी फीलिंग्स है, तो सभी लोग रो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, लड़की करेगी, लड़की लड़की के ये काम नहीं होते, या लड़की वो नहीं कर सकती। अरे कहीं स्टैम्प वगैरह लगवा लाए हो क्या आप भगवान से कि नहीं ये नहीं कर सकते या वो नहीं कर सकते, या ऊपर वाले ने आपके कान में आकर बोला था लड़कियां हैं तो ये नहीं कर सकती। तो ऐसी चीज़ें जो है वो हमें ख़त्म करनी चाहिए। अपनी जो आने वाली जनरेशन है, अपने जो आस पड़ोस के बच्चे हैं, उन्हें समझाना चाहिए कि सभी काम इक्वल होते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, सभी वो काम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे रोल मॉडल के रूप में माता पिता। यानी जो रोल मॉडल होते हैं वो माता पिता का होता है, क्योंकि जिस तरह से माता पिता व्यवहार करते हैं, लिंग के आधार पर भेदभाव करते हैं, उसी तरीके से जो हमारा बच्चे होते हैं वो भी वो चीज़ सीखते हैं। अगर घरों में कार्य जो होते हैं उनमें विभाजन होता है कि नहीं, झाड़ू जो है वो बहन ही लगाएगी, बाहर का काम जो है वो भाई ही करेगा, तो उसी तरीके से थिंकिंग भी बन जाती है। ठीक है, तो एक रोल मॉडल के रूप में माता पिता कार्य करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारी शिक्षा की जागरूकता। यानी माता पिता जो हैं वो अपने बच्चों के लिए जो शिक्षा है उसकी जागरूकता पैदा कर सकते हैं। जागरूकता पैदा कर सकते हैं कहानियों के माध्यम से, खिलौनों के माध्यम से और शिक्षा के माध्यम से, ताकि उनके बीच जो असमानता है वो पैदा ना हो, वो लिंग के आधार पर भेदभाव ना करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट है हमारा शिक्षकों की भूमिका। तो इसमें शिक्षकों की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वह बच्चों को एक समान रेखा में देख सकते हैं, या ये कहें सभी को समान रख सकते हैं। जैसे कि मैं एक शिक्षक हूँ, बट मैं कभी भी लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करती कि मेरी जो वीडियोस हैं ये सिर्फ गर्ल्स देखेंगी या ये सिर्फ बॉयज़ देखेंगे। तो आप जो हैं वो ऐसे भी टीचर्स को देख सकते हैं जो अगर लिंग के आधार पर भेदभाव करें तो शायद बहुत बड़ी कम्युनिटी को वो प्रभावित कर सकते हैं। तो इसलिए शिक्षकों को कभी भी लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। अब इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं समान शिक्षा का प्रावधान। यानी लड़का हो या लड़की हो, सभी को समान शिक्षा का प्रावधान होना चाहिए। यानी सभी को समान शिक्षा दी जानी चाहिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। और जो टीचर होते हैं उनका भी इस बात पर ध्यान होना चाहिए कि वो सभी को समान पढ़ा सकें। ठीक है, वो लिंग के आधार पर भेदभाव ना करें। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं लिंग आधारित पूर्वग्रहों से मुक्त पाठ्यक्रम। यानी ऐसे पाठ्य पुस्तक होनी चाहिए, ऐसी पाठ्यक्रम होनी चाहिए जिन पर जो लिंग आधारित भेदभाव हैं वो ना दिखाए जाएं। यानी ऐसी पाठ्य पुस्तक होनी चाहिए जिसमें महिला और पुरुषों को समान रखा जाता हो, जो योगदान है वो दोनों का ही योगदान दिखाया जाता हो। ऐसा देखा होगा आपने भी, जो मोस्टली पुरुष होते हैं उनके ही बारे में हमारी बुक्स में लिखा होता है, जो जो उन्होंने हासिल किया, जो जो उन्होंने किया, बस वही हम पढ़ते हैं। पर महिलाओं की स्थिति को तो हमेशा दयनीय ही दिखाया जाता है। पर हर किसी महिला की स्थिति दयनीय थोड़ी ना थी। रानी लक्ष्मीबाई हैं, बहुत सारी ऐसी महान योद्धाएं भी रही हैं जिन्होंने देश के लिए, जिन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया। तो हमें उनके बारे में भी पढ़ना अनिवार्य है, ताकि जो समाज में लिंग भेदभाव है इसको ख़त्म किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा समान व्यवहार में प्रोत्साहन। यानी जो शिक्षक होता है उसका जो व्यवहार है वो सभी के लिए समान होना चाहिए। ऐसा नहीं है वो लड़कियों के साथ अलग व्यवहार करते हो और लड़कों के साथ अलग व्यवहार हो, नहीं, सभी के लिए एक समान व्यवहार होना चाहिए, एक समान रुचि होनी चाहिए और सभी पर ध्यान देना चाहिए टीचर्स को। नेक्स्ट है हमारी जागरूकता और अभियान। यानी जो हमारे जागरूकता और अभियान है उनके ऊपर भी टीचर को ध्यान होना चाहिए। शिक्षक विभाजन में लिंग समानताओं के प्रति जागरूक फैलानी चाहिए। यानी जो लिंग समानताएं होती हैं उनके प्रति जागरूकता फैलानी चाहिए। जो वाद विवाद है, कार्यशालाएं हैं, उन सभी में जो वाद विवाद होते हैं उन सभी को कम करना चाहिए और सभी को समान शिक्षा देने का प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट अब हम देखेंगे अंतःक्रियात्मक शैक्षणिक विविधताएं। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं शिक्षक छात्रों के साथ बातचीत करके दोनों लिंग आधारित भेदभावों को समाप्त कर सकते हैं। समाप्त करने के लिए विभिन्न शैक्षणिक विधियों का उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए समूह कार्य और परियोजनाओं में लड़की और लड़कों को मिलकर काम करने के अवसर देना, जिससे वह एक दूसरे के साथ समानुपूरक और समान रूप से काम करेंगे। यानी क्लासरूम में या फिर ये कहें स्कूल में समान स्थिति पैदा करने के लिए एक दूसरे के साथ काम दे सकते हैं, या फिर ऐसी ही एक्टिविटी करवा सकते हैं जिसमें लड़का और लड़की दोनों ही काम कर पाएँ। और ऐसे काम दे सकते हैं जिसमें लड़का और लड़की मिलकर काम करें, जिससे क्या होगा, जो दोनों की एबिलिटी है वो सुधरेगी और दोनों के ही दिमागों में ये पैदा होगा कि लड़का और लड़की
दोनों ही कार्य कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे अन्य शिक्षक और अभिभावकों के साथ सहयोग, यानी जो अन्य हमारे शिक्षक होते हैं और जो अन्य अभिभावक होते हैं उनके साथ भी जो योगदान है, जो सहयोग है वो बढ़ाना चाहिए, जिससे क्या होगा, जो शिक्षक होते हैं उनकी जो मजबूत चर्चा होती है वो हो पाएगी, और अभिभावक इस दिशा में सहयोग करने के लिए प्रेरित हो पाएंगे। इसीलिए सभी लोगों का एक साथ मिलना आवश्यक है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे लिंग मुक्त समाज की दिशा में प्रयास। अब हम लिंग मुक्त समाज की दिशा में जो प्रयास कर रहे हैं उन्हें देखेंगे। माता पिता और शिक्षक दोनों मिलकर एक लिंग मुक्त समाज की स्थापना कर सकते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि वो बच्चों को समानता, सम्मान और न्याय के मूल्यों के प्रति जागरूक करें। उन्हें ये सीखना होगा कि किसी भी व्यक्ति की क्षमता और योग्यता को उसके लिंग के आधार पर नहीं मापा जा सकता। यानी बच्चों को ये सिखाना होगा, माता पिता को और टीचर्स को, कि किसी भी व्यक्ति की जो क्षमता है वो उसके लिंग के आधार पर निर्धारित करना गलत है, क्योंकि उस व्यक्ति की जो एबिलिटी है वो डिपेंड करती है उस व्यक्ति पर, उसके लिंग पर नहीं कि वो लड़का है या लड़की है। तो ये सारी चीज़ें हमें समाज से हटानी होगी। इसके निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं, लिंग मुक्त समाज की स्थापना के लिए माता पिता और शिक्षकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि माता पिता के शिक्षक मिलकर बच्चों के समानता, सम्मान और न्याय के मूल्यों को स्थापित करने का प्रयास करेंगे तो यह समाज में लिंग आधारित असमानताओं को समाप्त करने में सहायक सिद्ध होगा। बच्चों को सही दिशा में मार्गदर्शन देकर हम एक ऐसे समाज की नींव रख सकते हैं जहां लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो। यानी हमें ऐसे समाज की स्थापना करने के लिए माता पिता के साथ साथ शिक्षकों की भी ये भूमिका है कि वो ऐसे समाज की स्थापना करें। उनकी जिम्मेदारी है जहाँ पर जो लिंग भेदभाव है वो ना हो। बच्चों को लिंग भेदभाव के खिलाफ की जो चीज़ें हैं उन्हें बताना चाहिए कि ये चीज़ गलत है, क्या चीज़ सही है, क्योंकि बच्चे वही सीखते हैं जो हम सिखाते हैं। तो सभी स्टूडेंट्स को ये बताना चाहिए कि लिंग भेदभाव गलत है, और किसी भी काम को लिंग के आधार पर बांट कर देखना उससे भी ज़्यादा गलत है। क्योंकि मोस्टली आपने सुना होगा, तो लड़की है तो ये नहीं कर सकती, या लड़का रोते थोड़ी ना, लड़के नहीं रोते, क्यों नहीं रो सकते। तो ऐसी जो चीज़ें हैं वो गलत हैं। लिंग के आधार पर हमें किसी भी चीज़ में भेदभाव नहीं करना चाहिए। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड फॉर मोर कनेक्टिविटी आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी को चेकआउट कर सकते हैं, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड अभी तक मैंने जो भी आपको पढ़ाया है, अगर आप उसको सेल्फ स्टडी करना चाहें तो हमारा ऐप द लर्नर्स कम्युनिटी DUSL को डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपको फ्री में प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। तो आप इसको डाउनलोड करके इसको चेकआउट करना मत भूलिएगा, एंड अपनी सेल्फ स्टडी भी आप कर सकते हैं। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।